स्क्रीन पे जो आप एक इमेज देख पा रहे हो, एक सुंदर महिला अपने हाथ में कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखी हुई है। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हार्प, HARP। अगर आप हिंदी में हार्प को सर्च करोगे तो इसका मतलब आता है वीणा। वही वीणा जो माँ सरस्वती के हाथ में होता है, लेकिन उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होता है और इस हार्प का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। हालांकि इंग्लिश में दोनों को हार्प ही कहा जाता है और इसके जो डिज़ाइंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी हार्प के ऊपर एक कविता लिखी गई है हेनरी डिरोजियो साहब के द्वारा। आज हम लोग उस कविता को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड उसे पढ़ेंगे और हर एक वर्ड का मतलब जानेंगे, इसका राइम स्कीम चेक करेंगे, इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है वो जानेंगे और भी अलग अलग चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए इस पोम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए, तब आप अच्छे से सारी चीज़ें उसमें लिख सको। तो हम लोग इस पोम पे आएंगे, लेकिन उससे पहले पोएट कौन है, हेनरी डिरोजियो आखिर हैं कौन, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग पोम से पहले हेनरी डिरोजियो साहब को जानेंगे। तो हेनरी डिरोजियो के ऊपर मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया है आपके लिए, यहाँ से हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग पोम पे आएंगे। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। इनका जन्म कब हुआ? 1809। जैसा कि आपको पता है, लगभग 1820 के बाद इंग्लिश लिटरेचर भारत में डेवलप होना चालू हो गया था। उससे पहले इंग्लिश लिटरेचर का नामो निशान भारत में नहीं था। तो 1820 के आसपास से इंग्लिश लिटरेचर डेवलप होना चालू हो गया था। और ये जो हमारे पोएट हैं हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन पोएट होते हैं जो इंग्लिश में पोइट्री लिखते हैं। तो अगर हम लोग इंडियन पोइट्री की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो पोएट हमें देखने को मिलते हैं वो हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो 1809 में हुआ है, ठीक है। और ये 1831 में इनका डेथ भी हो जाता है, मतलब कि मात्र 22 साल की उम्र में ये जिंदा रहते हैं। मात्र 22 साल ये जिंदा रहते हैं और उस 22 साल में ही ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या करते हैं, ठीक है। वॉज एन इंडियन पोएट, ये एक इंडियन पोएट थे, आपको पता है, पोइट्री पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली पता है। एंड असिस्टेंट हेड मास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोएट थे, ये एक असिस्टेंट हेड मास्टर भी थे। कहाँ पे? एक कॉलेज हुआ करता था कोलकाता के अंदर जिसका नाम है हिंदू कॉलेज। उस कॉलेज के अंदर ये असिस्टेंट हेड मास्टर थे। हिज फादर वॉज अ क्रिश्चियन इंडो पुर्तगीज ऑफिस वर्कर। अब जो इसके पिता थे वो क्या थे? क्रिश्चियन थे, मतलब कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन से ये बिलोंग करते थे। और इनके पिता भारत और पुर्तगाल दोनों के मूल निवासी थे। अब जैसे देखो, इंडो पुर्तगीज का मतलब क्या होगा कि कोई पुर्तगाल का एक व्यक्ति होगा जो भारत में आकर बस गया होगा, यहीं पे वो रहना चालू हो गया। तो इसलिए ऐसे जो पोएट होते हैं उनको इंडो पुर्तगीज कहते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो किसी दूसरे देश से आकर कहीं और जाकर रहने लगते हैं, तो उसमें दोनों देश का नाम आता है। जैसे कि एंग्लो इंडियन, यानी कि ब्रिटेन से आया हुआ व्यक्ति इंडिया में बस गया। इंडो अमेरिकन, मतलब इंडिया से व्यक्ति गया और अमेरिका में रहने लगा। तो इस तरीके के जो ओरिजिन के लोग होते हैं उसको ऐसा कहते हैं। तो इंडो पुर्तगीज, इनके जो पिता थे वो पुर्तगाल से आए थे और इंडिया में रह रहे थे। एंड हिज मदर वॉज एंग्लो इंडियन, जबकि इनकी जो माता थी वो एंग्लो इंडियन थी, मतलब कि वो ब्रिटेन से आई हुई एक महिला थी जो इंडिया में रहने लगी थी। और एक पुर्तगाल से आए, एक ब्रिटेन से आए, दोनों आपस में शादी करते हैं और इंडिया में रहने लगते हैं। तब जाकर एक जो बच्चे का जन्म होता है वो होता है हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। अब अगर इनके पिता और माता को देखें तो वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इनके पोइट्री को पढ़ेंगे तब आपको जो मूल थीम देखने को मिलेगा, जो फंडामेंटल आइडिया देखने को मिलेगा, वो निश्चित रूप से इंडियन नेशनलिज्म है। मतलब अपने देश के प्रति ये कितना ज़्यादा प्रेम रखते हैं, कितना ज़्यादा मतलब इनके अंदर आदर्श है, कितना ज़्यादा श्रद्धा है अपने देश के प्रति, वो आपको इनकी कविता में देखने को मिलेगा। एट द एज ऑफ 14 ही लेफ्ट अ स्कूल टू वर्क। 14 साल में आज के बच्चे क्लास 10वीं तक पास नहीं कर पाते हैं और ये 14 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करके जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम के तलाश में निकल पड़ते हैं। अभी 14 साल के बच्चे क्लास 8-9 में होते हैं हार्डली। While a student, he read the poetry of contemporaries such as John Keats। अब देखो 1809 में इनका जन्म हुआ था, उसी समय पे ब्रिटेन में कुछ महान कवि हुआ करते थे, जैसे कि जॉन किट्स एक कवि हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
पीबी शैले है एक कवि, उसी समय पे लिखा करते थे। लॉर्ड बायरन है। ये तीनों रोमांटिक एज के पोइट्स हैं और रोमांटिक एज के काफ़ी पॉपुलर पोइट्स हैं ये सारे। और उस समय ये सब जब अपनी पोइट्रीज लिखा करते थे तो ये जो हमारे हेनरी ड्यूटोजियो साहब हैं, ये उनकी कविताएं पढ़ा करते थे और अपने कंटेम्प्रेरीज यानी कि समकालीन जो भी पोइट्स थे उनकी कविता पढ़ा करते थे, खास करके ये तीनों पोइट्स का। ही ज्वाइंड हिज फादर्स ऑफिस इन कोलकाता बिफोर मूविंग टू भागलपुर। अब देखो, जब ये स्टार्टिंग में काम के तलाश में निकलते हैं तो सबसे पहले जहाँ पे इनके पिता जिस ऑफिस में काम किया करते थे वहीं पे ये काम करना चालू करते हैं और आगे चलकर ये भागलपुर आ जाते हैं। ही कंटिन्यूड राइटिंग पोइट्री एंड सबमिटेड इट टू न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। अब देखो, लगभग 15 साल के बाद ये इन्होंने काम करना चालू कर दिया था और उसी दौरान ये लगातार पोइट्रीज लिख रहे थे और अपनी जो पोइट्रीज वो लिखते थे वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स में सबमिट किया करते थे ताकि वो पब्लिश हो सके। एट एज 17 ही वॉज अपॉइंटेड अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री एट द न्यू हिंदू कॉलेज कोलकाता। लगभग 17 साल की उम्र में इनको अपॉइंट किया जाता है। कहाँ पे? हिंदू कॉलेज के अंदर। वो वहाँ पे टीचर बनते हैं। इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री वहाँ पे ये पढ़ाया करते थे मात्र 17 साल की उम्र में। 17 साल में अभी आप 12th भी सही से पास नहीं करते हो, तो ये 17 साल की उम्र में वहाँ पे टीचर बन चुके थे। When he was 18, an editor of a newspaper read his poetry and asked him to work as an assistant editor. जब ये 18 साल के होते हैं तब ये ऑब्वियसली वहाँ पे टीचर ऑलरेडी बन चुके थे। उसके बाद जब ये लगातार अपनी कविता लिख रहे थे तब कोई एक न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है वो इनकी कविता पढ़ता है और कविता पढ़ने के बाद वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो इनको ऑफ़र करता है कि आप हमारे यहाँ असिस्टेंट एडिटर बन जाइए। और ये फिर वहाँ से काम करने लगते हैं। वही जिस एडिटर ने इनको ऑफ़र किया था उसी एडिटर के नीचे ये एज एन असिस्टेंट एडिटर वहाँ पे काम करने लगते हैं। ही बिगैन वर्किंग इन दिस रोल एंड सुन फाउंडेड हिज ओन न्यूज़पेपर द कैलकाटा गैजेट। अब देखो, वहाँ पे वो असिस्टेंट एडिटर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन जल्द ही वो इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं कि ये अपना न्यूज़पेपर खुद से फाउंड कर लेते हैं। मतलब कि अपना न्यूज़पेपर ये चलाना चालू करते हैं जिसका नाम होता है कैलकाटा गैजेट। ही ऑल्सो encouraged his students to form a literary and debating club called the Academic Association to disseminate intellectual idea। अब ये जहाँ पे पढ़ाया करते थे वहाँ पे ये अपने बच्चों को लगातार मोटिवेट करते हैं कि हम लोग क्यों ना एक ग्रुप बनाएं, एक लिटरेरी फाउंडेशन बनाएं, एक लिटरेरी ग्रुप बनाएं जहाँ पे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, आपस में डिबेट करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे और जो भी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं, जो भी बुद्धिजीवियों वाले आइडियाज़ हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग लगातार बात करेंगे। तो इस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को लगातार मोटिवेट कर रहे थे और एक ग्रुप फाउंड किया जाता है जिसका नाम होता है एकेडमिक एसोसिएशन। क्या नाम होता है एसोसिएशन का? एकेडमिक एसोसिएशन। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे सारे बच्चे आपस में जुड़ेंगे, यहाँ पे डिबेट होगा, यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर स्पीच दिए जाएंगे, एक बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करेगा और जो भी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं उन सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के ऊपर ये लोग सारे एक दूसरे से बात करेंगे। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम द बंगाल रेनासा वॉज ऑल्सो ग्रोइंग। जब ये जिंदा थे उसी समय पे बंगाल रेनासा भी स्टार्ट हो रहा था, मतलब ग्रो कर रहा था, नीचे से वो ऊपर जा रहा था। मतलब 1809 में इनका जन्म होता है और लगभग 1825 के बाद जो बंगाल रेनासा था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। डिरोजियो हेल्प्ड डिस्कस टॉपिक्स फॉर सोशल चेंज। अब जैसे ही बंगाल रेनासा है, कोई भी रेनासा हो, तो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि समाज में चेंजेस आए, समाज जो सोचना बंद कर चुका है वो दोबारा से सोचना चालू करे, मतलब अलग अलग चीज़ों को वो क्वेश्चन करे, तब जाके रेनासा आता है। इसी को हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण काल, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो सो चुका है, उसको दोबारा से जगाना है। कैसे जगाएंगे? अलग अलग क्वेश्चंस पूछ के उसे जगाएंगे। देखो, हमारा दिमाग जब क्वेश्चंस करना बंद कर देता है तब हमारा दिमाग शिथिल पड़ जाता है। हम लोग जो जैसी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं हम सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि तुम मुझे 100 रुपया दो, मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा, यानी कि तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम स्वर्ग जाओगे, नरक नहीं जाओगे, तो आप क्या करते हो? इस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो। ये हो गया कि दिमाग आपका शिथिल पड़ चुका है। वहीं पे आप क्वेश्चन करोगे कि इस व्यक्ति का कनेक्शन स्वर्ग में कैसे हो सकता है,
तो फिर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, और फिर जो सामने वाला आपसे कह रहा है आप उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करोगे, बल्कि आप अपने क्वेश्चंस के आधार पे, अपने तर्क शक्ति के आधार पे आप उस पर विश्वास करोगे या फिर उस चीज़ को खारिज करोगे। तो बंगाल रिनासा वहाँ पे आता है, एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पे सारे लोग क्वेश्चंस करने लगते हैं, सारी चीज़ों को, कुछ भी जो मान्यताएं हैं उसको क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो बंगाल रिनासा में डिरोजियो भी पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इनका जो वो इंटेलेक्चुअल वाला चल रहा था ग्रुप, जहाँ पे ये अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे कि तुम लोग आओ एक ग्रुप में, हम लोग आपस में बातें करेंगे, जितने भी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं, जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम उन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपस में बातें करेंगे। तो उस ग्रुप के मदद से क्या होता है कि सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे इकट्ठा होते हैं, और समाज में जो भी एविल चीज़ें चल रही हैं, जो भी बुरी चीज़ें चल रही हैं, वो सारे बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और उसमें बदलाव लाने के लिए वो सभी प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार से डिरोजियो जो है सो बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए उन सारी चीज़ों में, ये उन चीज़ों को लीड कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं गाइड कर रहे थे, मेंटरशिप दे रहे थे बच्चों को, उसे समाज में एक बदलाव लाने के लिए, जो सोशल चेंज लाने के लिए उसे जिस शिक्षा की ज़रूरत थी वो शिक्षा डिरोजियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विच लेड टू द डिसलाइक ऑफ सम कंजर्वेटिव पेरेंट्स। अब देखो होता क्या है, डिरोजियो जो थे वो बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे थे, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम हर एक चीज़ को क्वेश्चन करो, और इसीलिए उन्होंने उस ग्रुप को फाउंड किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे के माता पिता ऐसे थे जो कंजर्वेटिव्स थे, जो क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते थे, जो अपने दिमाग को शिथिल रखना चाहते थे, जो बदलाव नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे आकर घर में उनसे क्वेश्चन करें कि पिताजी आप ऐसा क्यों करते हैं, या फिर माताजी आप ऐसा क्यों करते हैं। तो चूंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनसे आकर पूछें कि आप इस मान्यता को क्यों मान रहे हैं, और चूंकि उनके पिताओं के पास, उनकी माताओं के पास वो आंसर नहीं होता था कि वो क्यों मान रहे हैं, वो तो बस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनसे कहा गया है कि ये सारी चीज़ें हैं, और बिना कोई क्वेश्चन किए वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चूंकि उन लोगों के पास आंसर नहीं होता था और उनके बच्चे उनसे आकर पूछते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता था, और इसलिए वो लोग क्या हुए, डिरोजियो से गुस्सा हो गए। वो डिरोजियो को पसंद करना बंद कर दिए, वो नापसंद करने लगे डिरोजियो को, कि सारी चीज़ें डिरोजियो की वजह से ही हो रही है। अगर वो ये ग्रुप फाउंड नहीं करता, वो बच्चों को इतना शिक्षा नहीं देता, तो वो आज ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता। इसलिए क्या होता है, वो सभी डिरोजियो को नापसंद करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि डिरोजियो को जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे, जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे, उस कॉलेज से उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, वो कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं। एंड ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोस्ट शॉर्टली बिफोर हिज डेथ फ्रॉम कोलरा। और जैसे ही उनको कॉलेज से निकाला जाता है, जल्द ही एक ऐसा समय आता है, बहुत ही जल्द एक ऐसा समय आता है, उनको कोलरा होता है, और वो मात्र 22 साल के एज में देहांत हो जाता है उनका। डिरोजियो वॉज नोन एज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो हमारा आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत यानी कि रेनेसां के बाद जो समय आता है वो आधुनिक होता है। रेनेसां के बाद ही आधुनिक क्यों? क्योंकि जब रेनेसां आता है तो हम बहुत सारी मान्यताओं को क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समाज में नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि रेनेसां में हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसलिए हमेशा रेनेसां के बाद मॉडर्निज्म आता है। जैसे ब्रिटिश लिटरेचर भी आप पढ़ोगे तो रेनेसां के बाद का जो समय होता है उसको ओवरऑल मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। और जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाते हैं तो हमारा जो लेटेस्ट समय होता है वो सबसे आधुनिक होता है। तो डिरोजियो को नेशनल पोएट कहा जाता है, किसका? मॉडर्न इंडिया का। एंड द हिस्ट्री ऑफ एंग्लो इंडियन पोइट्री टिपिकली बिगेंस विथ हिम। जैसा कि मैंने कहा, जो इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं वो हेनरी डिरोजियो से ही स्टार्ट होता है। ही पब्लिश्ड सेवरल पोइट्री कलेक्शंस। मात्र 22 साल के एज में ये कुछ पोइट्री कलेक्शंस भी पब्लिश करवाते हैं। उसके अलावा ये कुछ खास कविता लिखते हैं जो आपके सिलेबस में भी आपको पढ़ना होगा। जैसे कि एक कविता है, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। इनके माता पिता किसी और देश से आए थे, लेकिन ये कविता लिख रहे हैं टू इंडिया माई नेटिव लैंड, मतलब कि इंडिया जो मेरी मातृभूमि है। एंड द हार्प ऑफ इंडिया। हार्प जो एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ये कविता लिखते हैं। क्या कविता लिखते हैं आज हम लोग ये पढ़ेंगे।
एमोंग मैनी अदर्स। और इसके अलावा वो और भी बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, लेकिन जो ओवरऑल थीम होता है इनकी कविताओं का, इनकी आइडिया का, इनके जो भी इनके आइडियाज़ होते हैं इनके कविता में, वो ये होता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो आखिर क्या है, उसको कैसे बर्बाद किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको कैसे ख़राब किया गया है, और हम लोग कैसे वापस से अपने कल्चर की तरफ जा सकते हैं, हम लोग कैसे सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेसिक थीम्स हैं इनकी पोइट्रीज का। जैसे जैसे आप पोइट्रीज को पढ़ोगे तो इन सारे थीम्स को आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जो हेनरी डिरोजियो के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक मूवमेंट हुआ था बंगाल में, यंग बंगाल मूवमेंट, ये याद रखना। यंग बंगाल मूवमेंट जो था वो लीड कर रहे थे हेनरी डिरोजियो के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया वो एक ग्रुप फाउंड करते हैं, उसमें बहुत सारे यूथ होते हैं, मतलब कि युवा होते हैं, और उनको ये आपस में इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ देते हैं, जो भी बुद्धिजीवी वाले आइडियाज़ होते हैं, जो भी पढ़े लिखे लोगों के पास आइडियाज़ होने चाहिए, वो सारी चीज़ें वो देते हैं। और उसकी वजह से जो यूथ है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाता है और एक आइडिया दूसरे लोगों तक पहुंच पाता है। तो यंग बंगाल मूवमेंट लीड कर रहे थे कौन? हेनरी डिरोजियो। अब आते हैं हम लोग इस कविता पे। इस कविता का जो इमेज था हार्प, आखिर देखने में कैसा लगता है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। और इसका जो हिंदी संस्करण है, इसका जो हिंदी में कहते हैं, हार्प का मतलब होता है वीणा, और जो सरस्वती जी के हाथ में आप देखते हो वो वीणा अलग है। और हालांकि कहा जाता है इसको भी वीणा ही, लेकिन अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे तो आपको अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अब ये कहना मुश्किल है कि सरस्वती जी के हाथ में जो वीणा है, या फिर ये जिस वीणा की बात हो रही है वो एक ही है या फिर कौन सा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि ओवरऑल एक हार्प है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में ये कविता लिखी गई है। और वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सिंबलाइज कर रहा है इंडियन कल्चर को। जैसे देखो, पोइट के पास ये भी तो ऑप्शन था कि वो गिटार पे पोइट्री लिखते, तो उन्होंने गिटार पे क्यों नहीं लिखा, वो सिर्फ हार्प के ऊपर ही क्यों लिखे? तो चूँकि हार्प जो है वो बहुत हद तक इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे हार्प के ऊपर कविता लिखी जा रही है। तो जैसे ही आप हार्प सुनोगे तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, हार्प यानी इंडियन कल्चर से बिलोंग करने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हार्प है ये सिंबलाइज करता है, किसको सिंबलाइज करता है? हमारे इंडियन कल्चर को। अब अगर हम लोग पूरे इस टाइटल को देखें, द हार्प ऑफ इंडिया, पोइट अगर चाहते तो सिर्फ द हार्प लिख देते इस पोइट्री का टाइटल, बट वो लिखते हैं एक ऐसा हार्प जो इंडियन है, मतलब कि भारत का वीणा, भारत का हार्प। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे जो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छा कर जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो हम लोग कहते हैं ये भारत का बेटा है या ये भारत की बेटी है। तो हम लोग ये दर्शाना चाहते हैं ये जो महान व्यक्ति है ये भारत से बिलोंग करने वाला है, और हम लोग ऐसे सिचुएशन में बहुत ही प्राउडली कहते हैं ये भारत का बेटा है या भारत की बेटी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो वीणा है ये भारत का है। एक नेशनलिज्म आइडिया आपको ये सुन के ही महसूस होगा। अब आते हैं हम लोग इस पे, पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेंगे, फिर इसमें जो अलग अलग पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों को बाद में जानेंगे। और वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखोगे तो उन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ना कि मात्र स्टोरी लिखने से। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के भी बारे में जानेंगे, लेकिन पहले इसका जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं। Why hangest thou lonely on yon withered bough? Unstrung forever must thou there remain. Why hangest, why मतलब क्यों, hangest मतलब लटकना। जैसे हैंग करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि वो चीज़, जैसे हैंगर का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उसमें क्या होता है किसी भी चीज़ को लटका दिया जाता है। तो हैंगेस्ट, हैंगेस्ट मतलब कि वही लटकाना। ये थोड़ा सा एंशियंट, प्राचीन समय में, अभी से लगभग 200 साल पहले इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता था। अभी अगर हैंगेस्ट लिखना हो तो हम सिंपली बोलेंगे हैंग या फिर हैंग्स, एस या ई एस ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसी तरीके से लिखा जाता था। तो वाई हैंगेस्ट, आखिर क्यों लटक रहा है? दाऊ, दाऊ का मतलब यू। फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है सो आर्केक फॉर्म है, यानी कि पुराने ज़माने में इस तरीके से लिखा जाता था, यू को बोला जाता था दी, दाऊ। ठीक है,
ऐसे और भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो पुराने ज़माने के हैं और उसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताते चलूँगा। वाई हैंगेस्ट दाउ, तुम आखिर क्यों लटक रहे हो। लोनली, लोनली यानी कि अकेले लटक रहे हो। यौन, यौन का मतलब वहाँ पर, मतलब कोई एक खास जगह है जहाँ पे जैसे इशारा करके बताते हैं तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पर क्यों लटक रहे हो, वो भी अकेले लटक रहे हो। विदर्ड बाव, वहाँ पे, कहाँ पे, वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे एक मुरझाया हुआ टहनी है। बाव यानी कि कोई पेड़ का एक शाखा है, वो ऐसा शाखा है जो मुरझाया हुआ है जिसमें कोई भी जान नहीं है। मतलब मान लो एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर एक टहनी है, वो टहनी पूरी तरीके से सूख चुकी है, पूरा वो मुरझाया हुआ है। उस मुरझाया हुआ टहनी पे कोई है जो लटक रहा है, कौन है पता नहीं। अनस्ट्रंग फॉरएवर, अनस्ट्रंग जैसा कि हमारा जो टाइटल है हार्प, तो यहाँ पर हार्प की ही बातें होंगी, ऐसा हम आइडिया लगा सकते हैं। तो हार्प की बातें हो रही हैं। हार्प जो है वो लटक रहा है, कहाँ पे, पेड़ की एक सूखी हुई टहनी है, मुरझाई हुई टहनी है, उस मुरझाई हुई टहनी के ऊपर वो हार्प लटक रही है और वो भी अकेला लटक रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसका साथ देने के लिए कोई गिटार है या फिर बांसुरी है, कोई नहीं है। हार्प बेचारा वहाँ पे अकेला लटक रहा है। अनस्ट्रंग फॉरएवर, अनस्ट्रंग फॉरएवर, अनस्ट्रंग का मतलब क्या होगा, जैसे कि जब आप वीणा को गौर से देखोगे तो उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी कि पतली पतली धागाएं होते हैं, जो भी उसको बोलो, रेसा बोलो या फिर धागा बोलो, इंग्लिश में उसे स्ट्रिंग कहते हैं। जब हम लोग उस स्ट्रिंग पे उंगलियां फेरते हैं तब उसमें से आवाज़ निकलती है। तो ये जो स्ट्रिंग्स उस पे हैं वो अनस्ट्रंग है, मतलब कि उसको कोई भी बचाने वाला नहीं है, ठीक है। अनस्ट्रंग फॉरएवर, या फिर उसमें जो वो स्ट्रिंग्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स सारे निकाल दिए गए हैं। जब आप एक वीणा में से उसका सारा स्ट्रिंग्स निकाल दोगे तो उसमें क्या बचेगा, वो तो बिल्कुल बेकार हो गया। तो अनस्ट्रंग फॉरएवर, वो जो उसमें स्ट्रिंग्स थे वो हटा दिए गए हैं या फिर वो बजाने लायक नहीं है। मस्ट दाउ देयर रिमेन, और चूँकि दाउ का मतलब फिर से यूँ, चूँकि उसके जो स्ट्रिंग्स सारे थे वो निकाल दिए गए हैं तो अब वो बिल्कुल ही बेकाम पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और चूँकि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता इसलिए वो उस पेड़ पे ही ठीक है। पेड़ पे वो पड़ा हुआ है, एकदम मुरझाया हुआ किसी टहनी पे पड़ा हुआ है, वो उसी लायक है, इसलिए वो वहाँ पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्ट्रिंग्स थे वो तो हटा दिए गए हैं, यानी जो काम की चीज़ें थी वो तो हटा दिए गए हैं, वो तो छीन लिए गए हैं। तो ये जो वीणा है ये बेकाम हो गया, इसलिए वो उस मुरझाई हुई टहनी के ऊपर पड़ा हुआ है। और पोएट कहता है तुम वहीं रहो, तुम वहीं रहने लायक हो। अब देखो, मैंने ऑलरेडी कहा था ये जो हार्प है ये इंडिया को सिंबलाइज करता है, ये हमारे कल्चर को सिंबलाइज करता है। फिर आप कहोगे जब ये इंडियन कल्चर को सिंबलाइज करता है और मैंने कहा कि पोएट जो है सो इंडिया को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो आखिर पोएट ऐसा क्यों कहते हैं? इसी को कहते हैं सटायरिकल, कि आप जानबूझकर उल्टा बोलते हो, आप सटायरिकली बोलते हो चीज़ों को। जैसे मैंने ऑलरेडी भी बताया था, कोई एक बच्चा है वो अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है, आप उसे जानबूझकर कह रहे हो कि तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तो आप जानबूझ के उस पर कटाक्ष कर रहे हो। तो ये कटाक्ष किया जा रहा है इस पे, उन सारे लोगों पे जो भारत का इस भारत को इस स्तर पे पहुंचाए हैं, जो भारत की सारी अच्छी चीज़ों को छीन लिया है जिन्होंने, और सिर्फ भारत को एकदम सारी अच्छी चीज़ें छीन के जो ऐसे ही खोखला बचा हुआ रहता है उस तरीके से भारत को बना दिया गया है। दाई म्यूजिक वंस वॉज स्वीट। अब देखो, पोएट जो है सो अपना स्टांस चेंज करते हैं, फिर कहते हैं दाई म्यूजिक वंस वॉज स्वीट, कि तुम्हारा जो म्यूजिक है, तुम्हारा जो संगीत है एक समय पे बहुत ही ज़्यादा मीठा हुआ करता था। यानी भारत को अगर हम लोग देखें तो अंग्रेज़ों के समय से पहले हमारा भारत बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। बहुत सारी हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिस पे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले ये जो भारत हुआ करता था वो सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसमें बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें थी, हम लोग बहुत प्राउड महसूस करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। और जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने जो स्ट्रिंग्स था इस हार्प के ऊपर, इस वीणा के ऊपर, वो सारे वीणा के ऊपर से वो सारे स्ट्रिंग्स, वो सारे जो धागाएँ होते हैं जिससे संगीत बजता है, वो उन लोगों ने तोड़ दिया। हु हियर्स इट नाउ। अब ये कहता है
पोएट आगे कहते हैं कि एक समय पे तुम्हारा जो संगीत था वो बहुत ही मीठा हुआ करता था, लेकिन अभी तुम्हारे संगीत को कौन सुनता है आखिर? कौन है तुम्हारे संगीत को सुनने वाला? संगीत कोई रहेगा तब तो कोई सुनेगा, और अगर है भी संगीत तो किसे परवाह है तुम्हारे संगीत के बारे में? मतलब वो सारे लोग जिन्होंने तुम्हारे संगीत के क्षमता को नष्ट किया है, आखिर किस व्यक्ति को परवाह है इसके बारे में? जो अंग्रेज बर्बाद कर रहे थे हमारे देश को, तो कितने लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था उससे? या फिर अगर लोग थे भी तो वो कितना ज़्यादा प्रयास कर रहे थे और कितने ज़्यादा वो परवाह करते थे अपने कल्चर के बारे में? Why do the bridge sigh over thee in vain? अब देखो यहाँ पे 2-3 अलग अलग मतलब मैं इसका निकाल सकता हूँ। Why do डोथ, यहाँ पे जो डोथ आप देख रहे हो ये भी पुराना है, आर्किक फॉर्म है। इसको आप डू या डज कह सकते हो। अभी के सेंस में इसका मीनिंग होगा डू या डज। Why does the bridge, आखिर ये जो ब्रिज का मतलब हवा, ये जो हवा चल रही है, साय का मतलब होता है कि जब आप एक लंबी गहरी सांस लेते हो, और उस सांस का मतलब होता है जैसे आप दुखी हो, आप किसी पीड़ा से गुजर रहे हो, तो वो जो पीड़ा से एक लंबी सांस जो आप लेते हो उसको साय कह सकते हैं। Why do the bridge sigh over thee in vain? वेन मतलब व्यर्थ में, दी मतलब यू। कहते हैं ये जो हवा चल रही है, आखिर ये हवा को देख के ऐसा क्यों लग रहा है? ये विलाप कर रही है या फिर ये दुखी हो रही है। ये इसका पहला मतलब हुआ कि जो हवा चल रही है वो आखिर क्यों दुखी हो रही है, और वो जो दुखी हो रही है वो व्यर्थ में दुखी होने जैसा है। इसका दूसरा मतलब ये होगा कि वो जो जब हवा चलती है तो वहाँ पे जो वो हार्प पड़ा हुआ है, और उसमें क्या हो रहा है कि जब हवा चलती है तो हवा जो है सो उससे टकराती है, और अगर उसमें स्ट्रिंग्स होता, अगर उस वीणा के अंदर स्ट्रिंग्स होता और जब हवा उससे टकराती तो उसमें से एक आवाज़ निकलता, लेकिन उसके जो स्ट्रिंग्स थे वो सारे तो छीन लिए गए हैं, वो सारे धागाएं तो तोड़ दिए गए हैं। तो चूंकि वो सारे धागाएं तोड़ दिए गए हैं, स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया गया है, इसलिए जब हवा उससे टकराती है तो उससे कोई भी आवाज़ नहीं निकलता है। इसलिए जो ये हवा का प्रयास है कि वो संगीत निकाले उसमें से, उस वीणा में से, वो व्यर्थ का प्रयास है, वो बिल्कुल बेकार का प्रयास है। साइलेंस हैथ बाउंड दी, पोएट कहते हैं साइलेंस हैथ बाउंड दी विथ अ फैटल चेन। फैटल चेन, साइलेंस हैथ का मतलब होगा यहाँ पे हैज या हैव। देखो ये भी आर्किक फॉर्म है, यानी कि पुराने ज़माने में इस तरीके से यूज होता था, हैज या हैव। साइलेंस हैज बाउंड दी, बाउंड मतलब कि बांध दिया है, दी मतलब यू। ये जो साइलेंस है, साइलेंस मतलब पूरी तरीके से चुप्पी, पूरा तरीका से मौन, मतलब कि कहीं से कोई आवाज़ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो मौन है, ये जो चुप्पी है, ये पूरी तरीके से बांध दिया है। किसको बांध दिया है? उस हार्प को बांध दिया है। वो जो वीणा है उसको इस चुप्पी ने पूरी तरीके से बांध दिया है। इसीलिए तो जब हवा प्रयास भी करता है उसमें से थोड़ा सा आवाज़ निकलवाने का, तो वो हवा का जो ये प्रयास है बिल्कुल ही व्यर्थ जाता है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये जो चुप्पी है इसने तुमको पूरी तरीके से जकड़ लिया है। किस चीज़ में जकड़ लिया है? उसका जो फैटल चेन है, फैटल मतलब कि घातक, जैसे घातक मतलब कि बहुत ही कुख्यात कह लो, बहुत ही खतरनाक कह लो, तो उसके पास एक कुख्यात चेन है। जैसे चेन मतलब जंजीर होता है, और उस जंजीर से किसी को भी हम बांधने का प्रयास करते हैं, जैसे दुर्योधन बांधने का प्रयास किया था भगवान श्री कृष्ण को। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जो साइलेंस है मतलब पूरी तरीके से जो चुप्पी है वो बांधने का प्रयास किया है। किसको? और ना केवल प्रयास किया है बल्कि ऑलरेडी बांध लिया है। वो चुप्पी जो है सो ऑलरेडी बांध लिया है उस वीणा को, उस हार्प को। इसीलिए तो उसमें से प्रयास करने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रहा है। अब जरा सा हम लोग इसको थोड़ा सा बियॉन्ड मीनिंग देखते हैं। तो हार्प मतलब हमारा इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर को इस तरीके से इतना ज़्यादा बर्बाद किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि हम लोग अगर थोड़ा बहुत प्रयास होता भी था, बहुत सारे जो मूवमेंट चलते थे अंग्रेज़ों को भगाने का, लगता था कि मतलब कोई असर ही नहीं हो रहा है उसका। इस तरीके से जकड़ा गया था हमारे देश को। तो कुछ वैसा ही था वहाँ पे वीणा के साथ।
उसको इस तरीके से जकड़ लिया गया है कि प्रयास करने के बावजूद उसमें से कोई आवाज़ ही नहीं निकलता है, कोई संगीत नहीं निकलता है। निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? निग्लेक्टेड का मतलब होता है कोई एक चीज़ है, आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, पूरी तरीके से आप उस पर कोई ध्यान ही मत दो, मतलब आप उसके बारे में कुछ सोचो ही मत, तो ये क्या हो गया? निग्लेक्टेड। म्यूट, म्यूट मतलब पूरी तरीके से साइलेंट। जब आप अपने फ़ोन को म्यूट पे डालते हो तो वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है, आपके फ़ोन से कुछ भी आवाज़ बाहर नहीं आएगा। एंड डिजोलेट आर्ट दाओ, अब यहाँ पे जो आर्ट है वो अभी का आर्ट कला वाला आर्ट नहीं है, बल्कि ये पहले जो आर हुआ करता था उसको आर्ट कहते थे, ठीक है? तो ये आर हम इसको पढ़ेंगे। निग्लेक्टेड, म्यूट एंड डिजोलेट आर दाऊ, दाऊ मतलब यू। निग्लेक्टेड, म्यूट एंड डिजोलेट आर यू, मतलब कि तुम जो हो वो क्या हो? निग्लेक्टेड हो, तुमको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है सारे लोगों के द्वारा। तुम जो हो पूरी तरीके से म्यूट हो, तुम्हारा कोई भी अपना आवाज़ नहीं है, या फिर तुम्हारा जो आवाज़ था उसे छीन लिया गया है, उसको जंजीर से बांध दिया गया है। एंड डिजोलेट, डिजोलेट मतलब पूरी तरीके से सुनसान। जैसे कि आपको अगर किसी रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया जाए तो आपका जो वहाँ पे स्थिति होगा वो एक तरीके से डिजोलेट जैसा होगा। आपके आसपास कोई नहीं है, आप किसी से बातें नहीं कर सकते, आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, तो आप पूरी तरीके से वीरान अवस्था में हो, पूरा एकदम अकेला हो और कोई भी आपके बारे में कुछ भी ध्यान देने वाला नहीं है। तो कुछ वैसा ही स्थिति यहाँ पे किसका है? हार्प का, जिसको पूरी तरीके से निग्लेक्ट किया गया है, पूरी तरीके से मौन हो चुका है, जो सुनसान अकेला पड़ा हुआ है। तो हमारे देश की भी स्थिति एक समय पे ऐसी ही थी, जब बहुत सारे लोग उसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे और पूरी तरीके से मौन धारण किए हुए थे, ठीक है? और हमारा जो देश था वो पूरी तरीके से अकेला पड़ा हुआ था। लाइक रूइंड मॉन्यूमेंट ऑन डिजर्ट प्लेन, अब देखो ये जो निग्लेक्टेड या फिर डिजोलेट पड़ा हुआ है ठीक वैसे ही है जैसे कि मान लो आप कल्पना करो, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रूइंड का मतलब होता है पूरी तरीके से बर्बाद किया हुआ, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है कोई एक स्मारक। जैसे कि हमारे नालंदा में जो एक विश्वविद्यालय था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था, उसको रूइंड बना दिया गया, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो उसी प्रकार से आप एक कल्पना करो कि कोई एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ऑलरेडी कोई लोग नहीं जाते हैं, वो तो ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ होता है। अब वो जो रेगिस्तान है उसके अंदर कोई एक स्मारक है, मान लेते हैं कोई भी स्मारक हो सकता है। जैसे कि नालंदा का अगर आप सोचो, नालंदा में जो विश्वविद्यालय है वो विश्वविद्यालय अगर किसी रेगिस्तान में होता तो वहाँ पे कितने लोग उसे देखने के लिए जाते? शायद ही बहुत कम, इक्का दुक्का लोग होते जो वहाँ पे जाते। एक तो वो खंडहर सा स्मारक है, पूरी तरीके से विध्वंस हो चुका स्मारक है, और ऊपर से वो रेगिस्तान में है, तो उसको देखने कितने ही लोग जाएंगे? सोचो आप। तो ये जो हार्प की स्थिति है ये कुछ वैसा ही है जैसे रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ कोई विध्वंस हो चुका स्मारक होता है, उसी प्रकार से ये जो हार्प है उसी अवस्था में है और इसके बारे में सोचने वाला, इसके बारे में ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। ओ मैनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन, अब पोएट आगे कहते हैं ओ मैनी अ हैंड, मतलब कि अभी तक क्या हुआ है? मैनी अ हैंड, बहुत सारे हाथ, यानी कि हाथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे व्यक्तियों को। बहुत सारे व्यक्ति अभी तक पोएट से जो ज़्यादा वर्दी हैं, हैंड मोर वर्दी फार देन माइन, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले, बल्कि पोएट से जो बहुत बड़े बड़े लोग थे उन्होंने क्या किया है, अभी तक क्या किया है? वंस द हारमोनियस कोड्स टू स्वीटनेस गेव, मतलब अभी तक पोइट से जो बहुत बड़े बड़े लोग अभी तक भारत में हुए हैं उन्होंने क्या किया कि ये जो हार्प का कोड है, यानी कि वो जो स्ट्रिंग है, उस पर अपनी उंगलियों को फेरा और उससे बहुत ही मधुर संगीत बाहर निकला करता था। मतलब कि जो भारत के बहुत ही महान महापुरुष हुए हैं वो क्या किए, वो हार्प के ऊपर अपनी उंगलियां फेरते थे और उस हार्प के अंदर से बहुत ही मधुर संगीत निकला करती थी। मतलब कि जब भारत गुलाम नहीं था उससे पहले भारत में जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो सब भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और उन्होंने भारत से बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी उन्होंने बनाई है। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जब ये हार्प बर्बाद नहीं था, जब ये हार्प अच्छा हुआ करता था, तब बहुत सारे महान ऐसे लोग हुए
जो बहुत ही मधुर संगीत इस हार्प से बजाया करते थे। एंड मैनी अ रीथ फॉर देम डिड फेम इंटवाइन। और जब वो मधुर संगीत उस हार्प से निकालते थे तब ऐसा नहीं था कि उनको बदले में कुछ नहीं मिलता था, तब उनको बदले में भी उस लेवल का इज्जत दिया जाता था। अब जैसे पहले हम इसका लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं, पहले शाब्दिक मतलब इसका समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक संगीतकार है, संगीतकार के पास एक गिटार है या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे हार्प ही मान लेते हैं, उसके पास हार्प है। जब वो हार्प बजाता है फिर उससे जो मधुर संगीत निकलती है, सारे ऑडियंस उसको सुनते हैं, और चूँकि ऑडियंस सुनते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़, तब वो उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उसको फूल का माला पहनाते हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग तरीके से उसे फेम देते हैं, यानी कि पॉपुलैरिटी देते हैं। तो जो कोई भी उस हार्प का इस्तेमाल करके उससे संगीत बजाता है, वो जब उतना मेहनत करता है तो उसको बदले में उस लेवल का इज्जत भी लोगों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। एंड मैनी अ रीथ फॉर देम डिड फेम इंटवाइन। तो वैसे ही उसी प्रकार से जब भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए और उन्होंने भारत से बहुत सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने किया, भारत के लिए किया, तब जो यहाँ के लोग थे वो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत से देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं गांधी जी बाद में आए, गांधी जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। तो गांधी जी ने जो कुछ भी भारत के लिए किया, हम लोग उसके बदले में उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, उनको हमेशा हम लोग श्रद्धा के साथ उनसे पेश आते हैं, उनको इवन डेथ के बाद भी हम लोग जाते हैं उनसे उनके ऊपर फूल का माला चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से जो पोइट से पहले बहुत सारे लोग हुए, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया और आज भी उनके नाम पे जो है सो फूलों का माला चढ़ाया जाता है और उनको उस लेवल का फेम दिया जाता है। ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रल्स ग्रेव, और ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रल्स ग्रेव। मिन्स्ट्रल का मतलब होता है संगीतकार, संगीत बजाने वाला। तो बहुत सारे जो संगीतकार हैं जिन्होंने उस हार्प का इस्तेमाल करके संगीत बजाया, उनके ग्रेव पे यानी कि उनके कब्र पे आज भी जो है सो बहुत सारे फूल खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं। इसका मैं दो मीनिंग निकाल सकता हूँ। पहला मीनिंग ये कि बहुत सारे फूल खिलते हैं यानी कि उनके इज्जत में आज भी वहाँ पे फूल खिलते हैं, और दूसरा बात ये कि चूँकि जो कुछ वो दे कर गए हैं उसके आदर्श में बहुत सारे आज भी दूसरे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं गांधी जी से अगर दूं, तो गांधी जी को जहाँ पे स्मारक बनाया गया होगा उनका, तो गांधी जी का जहाँ पे स्मारक बनाया गया होगा दिल्ली में बनाया गया है, तो वहाँ पे जो है सो एक तो फूल खिलते हैं, बहुत सारा वहाँ पे फूल खिलते हैं। तो जो फूल वहाँ पे खिलते हैं उसको ऐसा मान सकते हैं कि वो गांधी जी के इज्जत में फूल खिलते हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग आज हैं भारत में, पूरी दुनिया में, जो गांधी जी से अपना इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको अपना आदर्श मान के अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने हार्प के ऊपर अपना म्यूजिक बनाया, जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया, उनकी इज्जत में लोग फूल चढ़ाते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। दोज हैंड्स आर कोल्ड। लेकिन अब क्या है, वो सारे लोग जो एक समय पे उस हार्प का इस्तेमाल करके म्यूजिक बजाया करते थे, वो सब अब मर चुके हैं। उनके जो हाथ थे, जिस हाथ से वो म्यूजिक बजाते थे, वो हाथ अब ठंडे पड़ चुके हैं। व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। तो वो सारे लोगों का जो हाथ है वो अब ठंडा पड़ चुका है। अब उन सारे हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ज़्यादा म्यूजिक बजाने के लिए, म्यूजिक बनाने के लिए। बट इफ़ दाई नोट्स डिवाइन मे बी बाय मोर्टल वैकेंट वंस अगेन, हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। बट इफ़ दाई नोट्स डिवाइन, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जब किसी भी संगीत को बजाया जाता है तो उसका एक नोट्स बनाया जाता है। अगर आपको गिटार बजाना है तो उसका भी एक पर्टिकुलर नोट होता है, जिस नोट को फॉलो करते हुए उस गिटार को बजाया जाता है। उसी प्रकार से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसका नोट्स होता है और वो उस नोट्स के अकॉर्डिंग ही उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हार्प से कि अगर तुम्हारा जो नोट्स है जिसका इस्तेमाल करके तुमको प्ले किया जा सकता है, तो उस नोट्स का इस्तेमाल करके कैसे, डिवाइन, और वो जो नोट होगा वो क्या होगा, डिवाइन होगा, अलौकिक होगा, उसमें दिव्य शक्तियाँ होंगे, मतलब कि ईश्वरीय शक्तियाँ होंगी उसमें।
ठीक है। उस नोट्स को क्या होगा, मे बी बाय मोर्टल, मोर्टल यानी कि वो सारे जीव जो मरणशील हैं। अब मरणशील कौन होता है, इंसान होते हैं, सारे जानवर होते हैं, तो यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है। अगर ये इमोर्टल होता यानी कि अमरणशील, ईश्वर अमरणशील होता है, कभी भी नहीं मरेगा, जो मरने वाला है वो इंसान होते हैं। तो ये जो नोट्स है इसको मे बी बाय मोर्टल वेकेंड वंस अगेन, ये जो नोट्स है, जो हार्प को बजाने के लिए जो नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी वीरान पड़ा हुआ है, कोई भी उसको बजाने वाला नहीं है, उसको दोबारा से जगाया जा सकता है। किसके द्वारा जगाया जा सकता है, हम इंसानों के द्वारा उसे जगाया जा सकता है, ठीक है। और हम इंसान उसको दोबारा से जगा के उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से प्ले कर सकते हैं, जिससे दोबारा से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकलेगा। हार्प ऑफ माई कंट्री, लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। और पोइट आगे कहते हैं कि अगर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नोट्स ढूंढा जा सकता है और उस नोट्स का इस्तेमाल करके उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जा सकता है हम इंसानों के द्वारा, तो पोइट कहते हैं मेरे देश के हार्प सबसे पहले मैं होऊंगा जो इस हार्प को प्ले करूंगा। यानी कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से उसमें जान डालने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन होना चाहता है, पोइट खुद होना चाहता है कि सबसे पहले मुझे आने दो, मैं सबसे पहले तुम्हारे अंदर जान डालने की कोशिश करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि पोइट किसी दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं कि तुम कोशिश करो, नहीं। पोइट कहते हैं कि अगर सारी चीज़ें की जा सकती हैं तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होना चाहता हूँ जो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगा। यानी कि अंग्रेज़ों से भारत को निकालने के लिए सबसे पहला अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो पोइट अपनी पोइट्री में वो व्यक्ति खुद होना चाहते हैं जो सबसे पहला ये प्रयास करेंगे अपने देश को दोबारा से आज़ाद कराने का, अपने देश को दोबारा से बेहतर बनाने का। और लिटरल सेंस में वो जो वीणा है, वो जो हार्प है, जो वीरान किसी पेड़ की मुरझाई हुई टहनी पे पड़ा हुआ है, उसमें दोबारा से वो स्ट्रिंग बांधने वाले पोइट खुद होना चाहते हैं और उस पर वो नोट्स जो है सो पोइट खुद प्ले करना चाहते हैं। और वो पोइट वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपने देश को आगे लेकर जाएगा, अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो ये था हमारा लिटरल सेंस, लिटरल और बियॉन्ड मीनिंग दोनों, कॉनोटेशन और डिनोटेशन दोनों मीनिंग हम लोगों ने समझा। अब जरा सा हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका जो है सो ये 14 लाइन्स का पोम है, आप इसको काउंट कर सकते हो। ये 14 लाइन्स का पोम है और 14 लाइन्स के जो पोएम्स होते हैं उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। और हम लोग फिर सोनेट को अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं, जैसे पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट। लेकिन इसको ना तो पेट्रार्कन सोनेट में रखा जा सकता है ना शेक्सपियरियन सोनेट में रखा जाता है, नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब हम लोग पेट्रार्कन सोनेट पढ़ते हैं तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इसमें ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है और ना ही हम लोग जो पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम होता है वो इससे मैच होता है। तो इसको आप सिर्फ सोनेट कह सकते हो, इसको हम लोग पेट्रार्कन या शेक्सपियरियन में नहीं डिवाइड करेंगे, इसको आप सिर्फ सोनेट कहना। इसका जो राइम स्कीम है उसको मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला हमारा है बाऊ, बाऊ को हम लोग ए मान लेते हैं। फिर रिमेन एक नया साउंड है तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं। बाऊ नाउ ये दोनों मिल रहा है तो हमारा ये सेम साउंड हो गया ए। रिमेन वेन ये दोनों हमारा सेम हो गया तो हम लोग इसको बी मान लिए। अब वेन चेन ये भी एक जैसा साउंड है तो बी। इस तरीके से जब हम इसका पूरा निकालते हैं तो इसका जो राइमिंग स्कीम निकल के आता है वो क्या होगा, ए बी बी ए बी, ये निकल के आया। फिर देखते हैं आगे, यहाँ पे सी डी बी, ये हमारा राइमिंग स्कीम निकल के आता है। हालांकि ये पेट्रार्कन या फिर शेक्सपियरियन सोनेट से मैच नहीं करता है, बट हमारा ये राइमिंग स्कीम निकल के आता है। अगर आप इसको याद रखोगे तो एग्ज़ाम में लिखते हो तो इसका कुछ इंप्रेशन होना चाहिए। अगर एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं आपके, वो अगर इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क वो आपको देने चाहिए, बट ऑब्वियसली अगर कॉपी सही से चेक होगा तब ना। तो अब हम लोग इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेज हैं उसका हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे देखते हो द हार्प, ये क्या हो गया कि पोएट हार्प के ऊपर पूरी कविता लिख रहे हैं, लेकिन क्या हार्प सामने है जो रिस्पॉन्स दे सकता है? क्या हार्प है सामने जिसके बारे में सारी बातें हो रही हैं, जिसको एड्रेस किया जा रहा है? क्या हार्प रिस्पॉन्स दे सकता है?
तो हार्प रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हार्प जो है यहाँ पे एक सिम्बोलिज्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और हार्प चूँकि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, इसलिए ये जो हमारा पोएटिक डिवाइस होगा ये अपोस्ट्रोफी होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम किसी को एड्रेस करते हैं और सामने से रिस्पॉन्स आना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी कहते हैं। इसके अलावा जब हम लोग यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है साइलेंस हैथ बाउंड दी विथ अ फैटल चेन। अब देखो फैटल चेन से साइलेंस ने बांध दिया है। अब क्या ऐसा संभव है कि जो साइलेंस है, साइलेंस यानी कि पूरी तरीके से मौन अवस्था, क्या पूरी तरीके से मौन अवस्था किसी को बांध सकता है? किसी को बांधना ये इंसानों के वश में होता है, ना कि साइलेंस के वश में। तो ये जो इंसानों वाला काम है वो साइलेंस से करवाया जा रहा है, तो इसको हम लोग पर्सनिफिकेशन कह सकते हैं। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि इंसानों का कार्य हम किसी चीज़ से करवाते हैं जो उसके लिए करना संभव नहीं है, तो ये हमारा हो गया पर्सनिफिकेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये लाइक का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि उस वीणा से कहा जा रहा है कि तुम उसी तरीके से डिजोलेट हो, तुम उसी तरीके से वीरान पड़े हुए हो जैसे कि किसी रेगिस्तान में एक स्मारक टूटा हुआ, बर्बाद किया हुआ स्मारक पड़ा हुआ रहता है। तो ये सिमली का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैनी, मोर, ये सब में मौ साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको अलिट्रेशन कहेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड जो है सो रिपीट हो रहा है इसलिए। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो स्ट्राइक, स्ट्रेन, स्ट्रेन एस में अ साउंड पहले आता है तो ये अजोनेंस हो जाएगा, मतलब वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है। तो चूंकि वॉवेल साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको एजोनेंस कहेंगे। ठीक है, और भी इसमें कुछ कुछ होंगे, जैसे कि कुछ इंजैममेंट भी हो सकते हैं इसमें, आप देख लेना। हाँ, यहाँ पे देखो फेम इंटवाइन ऑफ फ्लावर्स, ये इंजैममेंट आपका हो गया। तो इस तरीके से ये सारे इसमें पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, और इन सारी चीज़ों को मैं और ज़्यादा डिटेल में आपके नोट्स में डाल दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट्स हुआ हो तो यू कैन मैसेज मी, अदरवाइज वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।